गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक गुप्ता हाजिर हूँ फिर से लेकर आपका टॉप 20 जीएस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए सही साबित हो रहे हैं और हमेशा सही साबित होंगे। तो देखते रहिए। शाम के 5 बजे डेली ऐलान जंग सीरीज का ये 6वां वीडियो होने जा रहा है। आपका उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह एक मोटिवेशनल कोट कि लाखों ठोकरों के बाद भी संभला रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। यानी आपको कितना भी धक्का लगे, आपका टेस्ट में मार्क्स कम आए, अगर आप 20 में से 20 क्वेश्चन ना बना के अगर 20 में अगर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, आपको हौसला नहीं गिराना है और आपको दौड़ते रहना है, लगातार दौड़ते रहना, लगातार चलते रहना है। आपका ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम में फेल हो रहे हैं या टेस्ट में फेल हो रहे हैं तो आपका मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे। आप अगर लगातार रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे तो आपका एग्जाम पक्का क्लियर होगा। ठीक है, ये हमारा कोचिंग है। यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं एसएससी जेई एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और डिफेंस के लिए और आर्मी की तैयारी बिल्कुल मुफ्त कराई जाती है। तो आइए हमसे जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए और हमें मौका दीजिए एक बार आपको पढ़ाने का। और आप देखिए कि हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं और हमारा परफॉर्मेंस क्या है। आप कहीं भी, आप चाहे कितना ही बड़े बड़े कोचिंग से भी जाके कंपेयर कीजिए और हमारा नोट्स और हमारा पढ़ाया हुआ चीज को मिलाइए। अगर आपको कहीं भी हमारे से कम या हमारे से ज्यादा अच्छा पढ़ाई मिल जाए तो आप हमें चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहां लगाई गई थी? तो पहली जूट मिल क्या बोल रहा है? पहली जूट मिल, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। पहली जूट मिल, पहला जूट मिल कोलकाता के शहर रिसड़ा में लगाया गया था। और रिसड़ा कहां पे है? यह हावड़ा के पास में एक जगह है रिसड़ा, वो हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। ठीक है, उसी तरह से श्री रामपुर, हावड़ा, ये दोनों भी कलकत्ता में पास में पाए जाते हैं। और ये मेसरा आपका रांची के पास है, रांची के पास में, जानिए रहो बीआईटी मेसरा रांची के पास में है और हुगली नदी के ये किनारे है। क्यों यहां पे लगाया गया था? जनरली भारत के पहले, भारत के विभाजन से पहले दुनिया का सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन भारत में किया जाता था, विभाजन से पहले। ठीक है, आज भी प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, जूट का जो अधिकतर हिस्सा है पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बना था शुरू में 1948 में, तो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है। तो जूट का अधिक हिस्सा वहां पे चला गया, जिसके वजह से जूट का यहाँ पे हिस्सा कम हुआ। लेकिन पहला जो मिल लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ये आपका रिसड़ा में लगाया गया था और हुगली नदी के किनारे के था। कमेंट करके बताइए हुगली नदी का निर्माण कैसे होता है? 1817 ईस्वी में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? देखिए, जेम्स मिल वही है जो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटने वाला पहला इतिहासकार जेम्स मिल था, जिसका पहला बांटा था ये 3 भागों में। जैसे पहला ये हिंदू, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा कौन सा काल? तीसरा क्रिश्चियन या ब्रिटिश काल, तीसरा ईसाई या ब्रिटिश काल। 3 भागों में बांटा था भारत के इतिहास को। ठीक है, यही था जेम्स मिल। और एक कौन सा पुस्तक में बांटे थे? इनका पुस्तक था 1800 लिखित में, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, अगला पुस्तक है जैसे कि द पैसेज ऑफ टू इंडिया। ये पुस्तक किनका है? ये पुस्तक है आपका, अगला है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया। ये पुस्तक आपका दादा भाई नौरोजी का, जिसको आप ग्रैंड भाई वर्ल्ड नेम कहते हैं, दादा भाई नौरोजी का, नौरोजी का। ठीक है, द ग्रेट म्यूटिनी, यह पुस्तक है क्रिस्टोफर हर्बर्ट का, क्रिस्टोफर हर्बर्ट का। ठीक है, कमेंट करके बताइए द पैसेज टू इंडिया ये किसका बुक है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बर्फ पोषित नदी है? बर्फ पोषित नदी, बर्फ पोषित नदी कौन सा? जैसे देखिए, सबसे आगे बर्फ पोषित, यानी कि कोई भी नदी बर्फ के द्वारा पोषित हो, यानी इसका कहने का मतलब है कि कौन सा ग्लेशियर के द्वारा नदी है। बर्फ पोषित मतलब हिमनद या ग्लेशियर, हिमनद या ग्लेशियर। ठीक है, तो ग्लेशियर के द्वारा कहां से नदी कौन सा निर्माण अगर ग्लेशियर के द्वारा हो रहा है, तो वो फिर नदी कहां से निकलेगी? वो पहाड़ों से निकलेगी, पर्वतों से निकलेगी। तो हमारा पर्वत पहाड़ जिसके पास ग्लेशियर, वो कौन सा है? वो हिमालय है, यानी हिम का आलय हिमालय। ठीक है, तो यहां सीधा पूछ रहा है, इसका क्वेश्चन का मतलब घुमाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन सीधा पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा नदी है चारों में जिसका निर्माण आपका हिमालय से हो रहा है। तो बताइए हिमालय से कौन हो रहा है? तो यमुना, यमुना का निर्माण हिमालय से हो रहा है। बाकी ये 3 नदियां क्या है? ये तीनों प्रायद्वीपीय नदियां हैं, तीनों प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है, हिमालय की नदी यमुना की है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, और इसका निर्माण होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, हिमालय से, उत्तराखंड के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंग्रेजों के नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर
कब्जा कर लिया गया था। तो इसका आंसर होगा अवध। अवध के जो शासक थे इन्हें पे आरोप लगाया गया था कि ये इस ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। ये जो अंग्रेजों के द्वारा रूल बनाया गया था कि हमारा सेना को अपने पास रखना है, और सेना को अपने पास रख नहीं रहे थे, अपना सेना बना रहे थे, तो उसको पे कुशासन का आरोप लगा के सबसे पहले अवध को किया गया। बाद में उसी तरह उसी के जैसा उदयपुर को भी सेकंड नंबर पे इसका इसी तरह से कुशासन का आरोप लगा के लगाया गया। बाद में लॉर्ड डलहौजी का जो नीति आता है, उस नीति के तहत, हड़प की नीति के तहत नागपुर और सतारा को भी अपने अंदर अधीन ले लिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवध। अवध वही जो आज के टाइम पे अयोध्या है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना से पहले जानेंगे राष्ट्रीय अभिलेखागार कहां पे है। ये आपका अभी वर्तमान में कलकत्ता में है। कहां पे? कलकत्ता में। ठीक है। इसका स्थापना हुआ था अंग्रेजों के द्वारा 1891 में। ये क्या था? मतलब जिसने एंटीक पीसें होती थी, जितना जो महत्वपूर्ण पीसें होती थी, जो पुरातत्व कॉलेज जो खुदाई से मिलता था, उस सब चीजों को यहां पे रखा जाता था। ठीक है। इसका आंसर हो गया 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इक्थियोलॉजी किससे संबंधित है? इक्थियोलॉजी, देखिए ये एक नया टर्म मिला, इक्थियोलॉजी। उससे पहले जानेंगे पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ऑरिथोलॉजी। ऑरिथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को, यानी पक्षियों के बारे में, कौन पक्षी कैसा है, किसका पक्षी का किसा विकास होना चाहिए, बड़ा पक्षी, छोटा पक्षी, मीडियम पक्षी, पक्षियों का अंडे, यानी पक्षियों संबंधित कुछ भी रिलेशन का अध्ययन हम लोग कहते हैं आपका इक्थियोलॉजी। सरीसृपों का अध्ययन को क्या कहता है? इसको कहता है हर्बटोलॉजी। हर्बटोलॉजी, ये सरीसृपों के अध्ययन को कहा जाता है हर्बटोलॉजी। ठीक है। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, यानी एंट मतलब क्या होता है? चींटी, यानी चींटी से संबंधित कीट जो होते हैं, कीटों से जितना भी कीट प्रकार का होता है, जितने बार इंसेक्ट्स होते हैं, उन सभी का अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। और इक्थियोमोलॉजी किसको कहते हैं? मछलियों के अध्ययन को। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग, मछलियों का अध्ययन, यानी मछलियों के अध्ययन को इक्थियोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1751 में द सीज ऑफ अर्काट, द सीज ऑफ अर्काट में कौन विजयी हुआ था? तो कर्नाटक में एक जगह है द सीज ऑफ अर्काट के नाम से। वहां पर 1751 ईस्वी में अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेज और दूसरे तरफ अंग्रेज वर्सेस कर्नाटक के नवाब, कर्नाटक के नवाब के साथ में युद्ध हुआ था, जिसमें कर्नाटक के नवाब के साथ में कौन था? फ्रांसीसी सेना थी। फ्रांसीसी सेना कर्नाटक के नवाब के साथ में देने वाला। फ्रांसीसी के पास क्या था? छोटा सेना था। एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ कर्नाटक के नवाब। कर्नाटक के नवाब का क्या नाम था? इनका नाम था चंदा साहिब। चंदा साहिब, चंदा साहिब और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन करने वाले कौन थे? प्लासी में कौन करने वाले थे? वही थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव और चंदा साहिब के बीच में युद्ध होता है और इस बीच में अंग्रेजी विजयी होती हैं और अंग्रेजों का सत्ता स्थापित हो जाता है। ठीक है। अंग्रेज विजयी होते हैं इस युद्ध में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है? ठीक है। तो किस उपकरण को विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है? क्वेश्चन देखिए यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन चाहे वह दिश धारा हो या प्रत्युत धारा हो, तो ये जो क्वेश्चन का जो पार्ट है वो आपको दिमाग घुमाने के लिए आता है। तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा पार्ट पे ध्यान ना दे, आपसे जो पूछ रहा है उस पर फोकस करें। यहाँ पे सीधा पूछे विद्युत धारा प्रवाह के मापन का लिए किया जाता है, तो यहाँ चाहे वह दिश धारा हो या प्रत्युत धारा हो या कोई भी धारा हो, उससे हमें क्या मतलब है? हमें तो विद्युत धारा मापना है। विद्युत धारा मापने के लिए क्या करते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसका प्रयोग किया जाता है अमीटर को विद्युत धारा के मापने के लिए किया जाता है। अब एक ऑप्शन है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है? देखिए बहुत तेज जब जलता है अग्नि में, जैसे ज्वाला भट्टी हो गया, उस तरफ से ज्वालामुखी का भट्टी या ताप भट्टी, तो वहां पे जो टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है, यानी कि ताप भट्टियों का टेम्परेचर, ताप भट्टियों का तापमान मापने के लिए जो यूज किया जाता है यंत्र को, उसको हम लोग कहते हैं पायरोमीटर। वाटर मीटर क्या होता है? किसी भी बिल्डिंग में कितना वाटर खर्च हुआ, तो वाटर के खर्च को, अमाउंट को मापने के लिए वाटर मीटर का यूज करते हैं। वाटर खर्च यानी जल के खर्च को मापने के लिए आपका वाटर मीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है? जल में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है। आर्द्रता को मापने के लिए, आर्द्रता के मापक क्या है? हाइग्रोमीटर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दुनिया का सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत कौन सा है? ठीक है। तो पर्वत, ये पर्वतों के बीच में एक चोटी, इसको बोल देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है। ठीक है। तो आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है दुनिया का, माउंट एवरेस्ट। ये इसका हाइट कितना है? अभी वर्तमान में हाइट इसका 8,850 मीटर है। ठीक है। और ये कहां पे स्थित है? कौन सा देश में है? ये आपका है नेपाल में। नेपाल
नेपाल में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट है 8,850। दूसरा नंबर पे कौन सा आता है? दूसरा नंबर पे आता है K2, जिसका पूरा नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसका हाइट कितना है? इसका हाइट है 8,611 मीटर। इसका हाइट है। ये दुनिया का दूसरा पर्वत चोटी आता है आपका। और ये कौन सा है? ये भी भारत का हिस्सा में, लेकिन वर्तमान में नहीं है। यानी कि ये कौन सा है? भारत का अधिकृत, भारत का पीओके वाला क्षेत्र, जो पीओके वाला क्षेत्र है आपका गिलगिट बाल्टिस्तान वाला, उस क्षेत्र में K2 गॉडविन ऑस्टिन मौजूद है। और तीसरा नंबर पे कौन सा आता है? तीसरा नंबर पे आता है कांचनजंगा, जो भारत का मुख्य भूमि का जो पर्वत है, सबसे ऊंचा चोटी है कंचनजंगा। इसका हाइट कितना है? 8,598 मीटर। ठीक है, इसका हाइट है। इसका आंसर क्या जो कंचनजंगा। अन्नपूर्णा भी ये आपका हिमालय पर्वत में एक चोटी है, जिसका चौथा या पांचवा स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? तो हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य, तो देखिए हड्डियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोमोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन का, उसी तरह से हड्डियों को जो घनत्व और सामर्थ्य के बारे में ह्रास जो होगा, उसका आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। इसको हड्डियों के घनत्व और सामर्थ्य के ज्ञान। ठीक है, जब हड्डियों को बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत हड्डी बहुत कमजोर हो जाता है, तो उसको हड्डियों का कमजोरी का बीमारी होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और बाद में कमजोरी होने के साथ में हड्डियों क्या हो जाता है? हड्डियों में फिर धीरे धीरे उसका बदलाव होने लगता है, फ्रैक्चर आने लग जाता है। यानी ये फ्रैक्चर होने से पहले का रूप है। यानी कि फ्रैक्चर पहले ऑस्टियोपोरोसिस होगा, उसके बाद हड्डियों में फ्रैक्चर होगा। और उसके साथ अगर हम मान ले किसी हड्डी में प्रोटीन की कमी से हड्डियों में प्रॉब्लम आ गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइब्रस डिस्प्लेसिया। यानी इसमें हड्डियों में प्रोटीन की कमी की वजह से आपका फाइब्रस डिस्प्लेसिया बीमारी होता है। ठीक है, और यहां पे लिखा है एक्रोमिगेली। ये क्या है? ये एक ट्यूमर रोग है। ठीक है, ट्यूमर। ठीक है, जनरली कैंसर से ट्यूमर होता है, लेकिन ये कैसा ट्यूमर है? ये बिना कैंसर वाला ट्यूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, सेम या सेम, ये वाला सेम है SHAME। यानी कि सेम मतलब क्या हो गया? सेम मतलब हो गया शर्मिंदा, शर्मिंदा। ठीक है, शर्मिंदा या शर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने वाले लेखक थे सलमान रुश्दी। ये जनरली अमेरिका के लेखक है और भारतीय मूल के हैं। यानी भारत में जन्म भले हुआ था, लेकिन अमेरिका के निवासी है। अमेरिका ब्रिटिश अमेरिका नागरिक है। और इन्होंने 1983 में ये बुक लिखे थे, सेम नामक पुस्तक के नाम से बुक। और ये बुक इसलिए लिखे जाता है, इसलिए जब फेमस हुआ था, क्योंकि ये इनका डायलॉग था, कोट था कि शर्म करोगे तो हिंसा होगी। अगर आप शर्म छोड़ दोगे, आप अगर बोल्ड बनकर चलोगे और आप डरोगे नहीं, आप शर्म नहीं करोगे, तो आपके साथ हिंसा नहीं होगी। तो इनका डायलॉग था कि शर्म ही हिंसा है, शर्म करने पर हिंसा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओवी एक विशेष प्रकार का लोकगीत है, किस राज्य से संबंधित है? देखिए ओवी क्या होता है? विवाह संबंधित गीत है। ठीक है, विवाह गान में ये सब गाया जाता है, विवाह गीत है। जैसे झारखंड का कैसे होता है डमकच, उसी तरह से विवाह संबंधित गीत है। ये आपका महाराष्ट्र क्षेत्र में होता है, महाराष्ट्र और कहीं कहीं गोवा क्षेत्र में होता है, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये महाराष्ट्र क्षेत्र में होता है। यानी कि जब लड़कियां शादी करके विदा हो जाती है, तो उसको गीत को गाया जाता है और सिखाया जाता है कि कौन आपका ससुराल होगा, कौन मायका होगा, मतलब आपका शादी के बाद में क्या क्या रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन को समझाने के लिए ओवी प्रकार का गीत को गाया जाता है महिलाओं के द्वारा जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुर्ग का कोड़ो समुदाय त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करते हैं। मतलब कौन सा त्योहार के दौरान बोल रहे हैं? त्योहार के दौरान, तो त्योहार का नाम पूछ रहा है जिसमें हथियारों की पूजा की जाती है, वो है आपका आंसर कैलपुत। कैलपुद, ये दो शब्दों से मिलकर बना है कैलपुद। कैल का मतलब होता है कन्नड़ भाषा में आपका हथियार या शस्त्र, हथियार या शस्त्र होता है कन्नड़ भाषा में। और पोद का मतलब होता है उत्सव, उत्सव। ठीक है, इसका मतलब हो गया हथियारों का उत्सव को हम लोग क्या कहते हैं? कैलपोद। यानी एक तरह से ये बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। जनरली वहां के ट्राइब्स या वहां के जनजाति समुदायों द्वारा मनाया जाता है। आपका कुर्ग, कुर्ग कहां पे है? ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, कुर्ग कर्नाटक में, वहां के समुदायों के द्वारा मनाया जाता है ये विशेष रूप से पूजा। हथियारों को विशेष रूप से, यानी हथियार को रखते हैं और उस पर नींबू मिर्ची लगा के उसको काटने का धार तेज करते हैं। आप जानते हो, जनरली आप साउथ मूवी में देखे होंगे। ठीक है, उसी तरह से थाईपुसम, ये आपका ऐसे कांवरिया लोग कांवर लेकर चलते हैं। उसी तरह से कन्नड़ लोग में वहां पूजा करने के लिए अपने पीठ पर पानी और खाने पीने का सामान लेकर चलते हैं, उसको थाईपुसम कहते हैं। भगोरिया एक आदिवासी आपका आदिवासी पूजा है, आदिवासी पूजा और आदिवासी के साथ में बाजार लगता है, आदिवासी बाजार है ये भगोरिया। और ये कहां पे लगता है? ये आपका मध्य प्रदेश में लगता है। ठीक है, अगले ऑप्शन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर
देखिए ये कामाख्या मंदिर विश्व इंडिया में हिंदू मंदिर, बहुत फेमस हिंदू मंदिर है। इतना फेमस है कि आप इस मंदिर में एक पूजा होती है। ये पूजा होती है आपका सती माता के लिए, सती माता के लिए। जब अगर आप कहानी सुने होंगे तो कहानी में यह बताया जाता है कि जब सती माता गुस्से में अग्निकुंड में बैठ गई थी तो भगवान शिव के जी के द्वारा उन्हें अपना पीठ में लाद कर पूरा भ्रमण घुमाया जा रहा था, पूरा इंडिया घुमाया जा रहा था पूरा गुस्से में, जिसको बचाने के लिए, गुस्से से बचाने के लिए आपका विष्णु जी अपना चक्रधर भेजते हैं, चक्र सुदर्शन चक्र, उनको काटा जाता है। तो वही काटने के बाद में उनका शरीर को 108 टुकड़े जहां जहां पे गिरते हैं वहां पे उनका आपका विशेष सम्मान से मंदिर बनाया जाता है। ठीक है, तो यही सती का, और सती का यहाँ पे कामाख्या मंदिर में सती का यहाँ पे माता का जो योनि रूप था वो यहाँ पे गिरता है और उनकी यहाँ पे पूजा की जाती है जनरली। ठीक है, और उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पे 3 दिनों तक अंबुबाची फेस्टिवल लगता है, अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला लगता है 3 दिनों तक। और इस 3 दिनों के दौरान यहाँ पे एक अच्छी सी तालाब होती है, तालाब में आपका ये रक्त का प्रवाह होता है और वहां पे पूजा की तरह मनाया जाता है, बहुत धूमधाम सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कहाँ पे, ये आपका गुवाहाटी में, यानी असम के पास में, असम का एक सिटी है गुवाहाटी, वहां पे मनाया जाता है कामाख्या मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? धातुओं का गलनांक कुछ होता है, धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। तो देखिए क्या बोल रहा है, गलत, यानी कि धातुओं का गलनांक कुछ होता है, यानी कि धातुएं बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गलती है। तो ये बात सही है, कोई भी धातु से लोहा है उसका गलनांक बहुत उच्च होगा, इससे आसानी से तो लोहा पिघल तो नहीं जाएगा, यानी ये क्वेश्चन क्या है, सही हो गया। उसी तरह धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। जनरली जितनी भी धातु है, 1-2 धातु को छोड़कर बाकी सभी धातु उष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, सीसा और पारा उष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। तो ये लग रहा है नहीं, सीसा और पारा उष्मा के सुचालक तो हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सबसे सर्वश्रेष्ठ उष्मा सुचालक कौन सा है? सबश्रेष्ठ है चांदी। चांदी विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उष्मा का सुचालक या हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का उचालक, तो सबसे सुचालक धातु होता है। चांदी के साथ साथ में दूसरा कौन होता है? तो तांबा होता है। ठीक है, अगर जितना इलेक्ट्रिक वायर में हम लोग अगर तांबा के वायर ज्यादा प्रयोग किया होता है, अगर तांबा का वायर की जगह हम चांदी का वायर प्रयोग करें तो जो एनर्जी में फ्लक्चुएशन होता है उसमें कम मिलेगा। लेकिन हम लोग चांदी का यूज क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि चांदी बहुत महंगा होता है। इतना महंगा अगर यूज करें तो फिर देश बिक जाएगा। तो इसका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सीसा और पारा के जगह में चांदी और तांबा होता है उष्मा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक, तो जाकर सही होता। शुद्ध धातुओं की सतह चमकती है, तो कोई भी धातु की सतह चमकती है, यह भी ऑप्शन सही हो गया। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, तो यहां बोल रहा है रक्त कोशिका। ठीक है, ये पढ़िए, रक्त कोशिका में जनरली क्या होते हैं? आपका आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोनिकाएं होती है, व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कनिकाएं होती है, और बिंबाणु जिसको या प्लेटलेट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स या बिंबाणु ये भी होती है। यानी कि ये तीनों कौन सी नहीं होगी? तो ये अस्थि शोषक नहीं होगी, यानी कि ये नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका अस्थि शोषक। रक्त कोशिका अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई। ठीक है, ये आपका रक्त कोशिका का भाग नहीं होता, ये हड्डियों का भाग होता है, जनरली हड्डियों में पाया जाने वाला होता है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन का किसे बनाया गया? ठीक है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 16वें वित्त आयोग, तो वित्त आयोग देखिए, वित्त आयोग 5 साल के लिए गठित होती है, 5 साल के लिए गठित होती है। ठीक है, अभी कौन सा वर्तमान में वित्त आयोग चल रहा है? अभी वर्तमान में आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है। वर्तमान में 15th वित्त आयोग चल रहा है। टाइमिंग इसका कब से कब तक है? आपका 2020 से 2025 है, जिसका टाइमिंग आपका 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2026 से कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? 16वां वित्त आयोग। तो 2026 के लिए 16वां वित्त आयोग के लिए अभी से एक इनका अध्यक्ष घोषित किया गया है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष एनके सिंह। 16वां वित्त आयोग के लिए 16वां वित्त आयोग का 16वां वित्त आयोग बनेगा। कब से बनेगा? 16वां वित्त आयोग बनेगा 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, इसका अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? इनका अध्यक्ष बनाया गया अरविंद पनगड़िया को। अरविंद पनगड़िया जिसका आप अच्छे से जानते होंगे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। और ये वित्त आयोग क्या है? ये संवैधानिक संसद है, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, संवैधानिक संस्था है। और संवैधानिक संस्था होने के मतलब संविधान में कहीं भाग में उल्लेख होगा तो कौन सा संविधान का आर्टिकल में? तो ये है आपका आर्टिकल 280 में, 280 में
उनका जनरली मुख्य काम क्या होता है इसका, ये करों का बंटवारा करती है। कर का बंटवारा किसके किसके बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में किस पर कितना परसेंट कर होना चाहिए, कितना परसेंट उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए, कितना परसेंट उसको हिस्सा मिलना चाहिए, ये करों के बंटवारे के बारे में सिफारिश करती है। जनरली करों के बंटवारा में सिफारिश करती है। इस बार हर वर्ष करती है। इस वर्ष हमारा वित्त आयोग का करों का बंटवारा का सिफारिश 41% था, उससे पहले 42% हुआ करता था। तो ये हो गया आपका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, अरविंद पनगड़िया, 16वें वित्त आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां हुआ। BAPS हिंदू मंदिर कहां हुआ था, बोखा स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण टेम्पल। ये कहां पे बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है UAE के शहर दुबई में, आपका दुबई में बनाया जा रहा है। ठीक है, दुबई में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। इसको हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। आप देख सकते हैं कि हमारा इंडिया से बाहर कितने हिंदू फेस्टिवल और हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं। अभी आप कुछ दिन पहले सुनेंगे इंडिया से सबसे बड़ा बाहर मंदिर कहां पे बनाया जा रहा है, अमेरिका में बनाया जा रहा है। उसी तरह से UAE में अभी एक और नया मंदिर बना है, जिसको बाप्स मंदिर, जिसको स्वामीनारायण टेम्पल कहते हैं। स्वामीनारायण टेम्पल जनरली अच्छा धाम टेम्पल होता है, जैसे कि भारत का अच्छा धाम टेम्पल कैसे है, 2 भारत में अच्छा धाम टेम्पल फेमस है, एक गुजरात वाला और एक दिल्ली वाला। उसी का एक ब्रांच आपका यहाँ पे खुल रहा है UAE में, दुबई में। इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2-3 दिन पहले ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही के किस राज्य को डोंगरिया कोद सॉल का GI टैग मिला है। ये डोंगरिया कोद सॉल का GI टैग आपका उड़ीसा मिला। आपको हम बताए थे GI टैग क्या होता है। GI टैग यानी कोई भी वस्तु खाने पीने का चीज हो, चाहे पहनने ओढ़ने का चीज हो, किसी वस्तु का किसी विशेष महत्व हो, उस विशेष महत्व को विशेष दर्जा देने के लिए हमें GI टैग दिया जाता है, GI सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये जनरली 10 साल के लिए होता है, और 10 साल के लिए होता है। आपको उससे क्या होता है, बहुत महत्व बढ़ जाता है, उसका अलग से ऐड आता है, सरकार के द्वारा उसका प्रचार किया जाता है, और उसको एक मतलब उस क्षेत्र का जहां पे होता है उस क्षेत्र का सम्मान अलग बढ़ जाता है। ठीक है, डोंगरिया कोद सॉल। साथ ही में एक दिया गया था काला जीरा, काला चावल के नाम से भी एक GI टैग दिया गया था, यह भी साथ में मिला था, यह भी उड़ीसा का ही GI टैग है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि झारखंड का कौन सा किसे GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। किस राज्य सरकार ने, तो यह किया है आपका असम सरकार ने। असम सरकार ने प्राथमिक बच्चों को, प्राथमिक जो बच्चे हैं प्राथमिक लेवल पे, जिसे 0 से 5वीं क्लास तक में, 0 से 5वीं कक्षा तक वाले बच्चे के लिए, 0 से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए क्या कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा को मापने के लिए और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ोतरी करने के लिए एक शुभारंभ स्टार्ट किया गया, एक योजना तैयार किया गया, उसको कहा गया गुणोत्सव 2024। ठीक है, इसका कौन किया है, असम सरकार ने। ठीक है, अभी कैसा लगा आपका सेशन आज का, आप इस कमेंट करके जरूर बताइए, और तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।